पहली मर्तबा अपने शहर, माँ बाप, बहन भाई और अपनी प्यारी दादी जान से दूर जाने लगी थी। ख्याल तो सता रहा था मगर एक तरह आज़ादी भी थी। हॉस्टल में रहना तो मेरा बहुत पुराना शौक था जो अब मेरे इस कॉलेज में दाखिले से पूरा होने जा रहा था। मगर छोटे से शहर बख्तहान में लड़कियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। उस कॉलेज में से मैंने जैसे तैसे इंटर तो कर लिया मगर अब इसमें मज़ीद नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने इस बड़े कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा तो करवा दिए थे मगर एक सवाल सामने खड़ा था कि अगर दाखिला हो भी गया तो रहूँगी कहाँ। मेरे अम्मी और अब्बू लड़कियों की तालीम के बहुत हामी थे, इसलिए जब मेरा एडमिशन हो गया तो इन्होंने मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दी। अब्बू ने अपने जानने वालों के मशवरे के बाद हॉस्टल में जो कि शहर का था मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। रेपुटेशन बहुत मोअज़्ज़ज़ और अच्छी थी और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि मेरा कॉलेज सिर्फ चंद मिनट पर था। वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अब्बू मुझे खुद छोड़ने आए और मुझे कमरे तक छोड़कर बहुत सारी हिदायतों के साथ रुखसत हो गए। अब्बू के जाते ही जैसे मेरा सारा एतमाद रुखसत हो गया। मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और बेएख्तियार रोने लगी। अरे क्या हुआ भाई? इस वक्त कमरे में मैडम नफीसा दाखिल हुई। मैडम नफीसा इस हॉस्टल की सुपरवाइज़र थी। घबराओ नहीं, सिर्फ चंद दिन की होम सिकनेस होती है, फिर सब आदी हो जाते हैं। इन्होंने मुझे प्यार से तसल्ली दी। ये देखो, इन्होंने अपने साथ खड़ी तकरीबन मेरी उम्र की लड़की से मेरा तारुफ कराया। ये लैला है, तुम्हारी रूममेट। मैंने इंतहाई दिलचस्पी से लैला का जायज़ा लिया। आखिर दिन रात इसके साथ रहना था। लैला मेरी हम उम्र एक आम दुबली पतली लड़की नज़र आई। मेरे सख्त जोश के जवाब में तो वो मुस्कुराई तक नहीं, सिर्फ अपना बर्फ जैसा सर्द हाथ मेरे हाथ से बादले नख्वास्ता टकरा कर छोड़ दिया। लैला भी आज ही इस हॉस्टल में आई है, मैडम नफीसा ने मुझे बताया। तुम दोनों जल्दी से दोस्ती कर लो ताकि कभी बोर ना हो, ना ही घर वालों की ज़्यादा याद आए। लैला ने मैडम नफीसा के मशवरे पर ज़्यादा रद्द अमल नहीं किया और अपना सामान अपनी अलमारी में सेट करने लगी। इसकी देखा देखी मैं भी अपने कपड़े बैग से निकाल कर अलमारी में लगाने लगी। दूसरे रोज़ हमारा कॉलेज शुरू हो गया। लैला भी हमारे कॉलेज में ही थी मगर हमारी क्लासेस अलग होती थी। चंद रोज़ पढ़ाई में लगकर वाकई ही मेरा दिल हॉस्टल में लग गया मगर लैला से मेरी कोई खास बातचीत तक न होती थी। वो तो खुद मुझसे कोई बात तक न करती थी बल्कि मेरी किसी बात का जवाब भी हूँ हाँ में ही देती थी। हर वीकेंड पर हॉस्टल से ज़्यादातर लड़कियाँ अपने घरों पर चली जाती थीं मगर कुछ लड़कियाँ जिनकी तादाद बराए नाम थी वो हॉस्टल में ही रहती थीं। ये वो लड़कियाँ थीं जिनके घर हॉस्टल से कई घंटों की मसाफत पर थे। मैं और लैला इन्हीं लड़कियों में शामिल थे। लैला, तुम किस जगह से आती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारा घर किस शहर में है? ऐसे ही एक वीकेंड पर जब हॉस्टल आधा खाली हो गया था और मैं सख्त बोर हो रही थी, मैंने लैला से सवाल किया। वो न जाने किस पोसीदा किताब का मुतालिया कर रही थी। मेरे सवाल पर इसने नज़र उठाकर मुझे देखा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे इस जवाब की हरगिज़ तवक्को न थी। मैं सख्त गड़बड़ा गई। ऐसे ही बई, तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर न जाने क्या जवाब दिया कि मैं हाँक न समझ सकी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मैं सख्त मेहनत करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, कोशिश, क्योंकि इंटर में अच्छे मार्क्स ले आना तो आसान था मगर अब पढ़ाई बहुत मुश्किल जा रही थी। मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ रही थी। हमारे अक्सर टेस्ट होते थे जिनमें मेरे नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे। क्या करूं? किताब पर नज़र जमा कर मैंने सोचा, इस तरह तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी। लगता है ट्यूशन लेनी पड़ेगी। जब अम्मी का फ़ोन आया तो मैंने अम्मी से अपनी मुश्किल का जिक्र किया। देखो बेटा, अम्मी ने मेरी बात के जवाब में कहा, अपने घर के हालात तो तुम जानती हो। तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह अब मज़ीद अखराजात की इजाज़त नहीं देती। तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस, तुम्हारे हॉस्टल का किराया, तुम्हारी मेस का बिल, ये सब मिलकर एक अच्छा खासा फिगर बन जाता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे 2 छोटे बहन भाई और भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम खुद मेहनत करो या किसी लड़की से मदद लिया करो। अम्मी के तवील लेक्चर के बाद तो किसी बहस की गुंजाइश नहीं रह गई थी। मेहनत तो मैं पहले से ही कर रही थी मगर न जाने क्यों जैसे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। कॉलेज में टीचर्स का समझाया एक लफ्ज़ समझ नहीं आता था
اور لڑکی، کس لڑکی سے مدد لوں؟ میرے روم میٹ تو بات کرنے کی روادار نہیں ہے، نہ جانے کیوں یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہو گئی۔ اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ کوئی بسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے چڑ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی، اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں۔ تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ سخت تب کر میں نے سوچا، بدتمیز، بد لحاظ، شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ کر دیں میڈم، پلیز چینج کر دیں، میری روم میٹ چینج کر دیں پلیز، یا تو میرا روم کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں؟ میڈم نفیسہ حیران رہ گئی۔ اب اچانک اتنے ہفتے ہو گئے ہیں تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے۔ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میڈم حیران ہوئی۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ یہ بات نہیں میڈم، تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ حد یہ ہے کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی ہے۔ اوہ، میڈم نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، گپیں لگانے نہیں یا دوستیاں بڑھانے نہیں۔ اگر تمہاری روم میں خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات ہے، اس کے گھر والے بہت کنزرویٹو ہیں، وہاں تو لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اسی لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ مگر میڈم پلیز، آپ مجھے کسی روم میں شفٹ کر دیں۔ میں باضد رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے ٹال کر چلی گئی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اس طرح برقرار رہا تھا۔ کیا کروں دادی اماں؟ اس دن فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی۔ لگتا ہی نہیں کہ میں وہ ثانیہ ہوں، ایک دفعہ کا پڑا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے، مگر صبح ذہن حالی سے لیٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو فکر نہ کر ثانیہ، دادی نے مجھے تسلی دی۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز پڑھتی ہو دادی اماں؟ میں ٹھنکی۔ اچھی بات ہے بیٹا، نماز پڑھا کرو، مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا کلام بھی پڑھا کرو، دادی اماں نے پیار سے سمجھایا۔ لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی دادی اماں، میں نے کہا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لمبے وظیفے نہیں بیٹا، بس تو ایسا کر کے عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے اور آیت کرسی پڑھ، اپنے اوپر دم کر، اپنی کتابوں پر دم کر اور پھر سبق یاد کر، دیکھ کیسا اچھا یاد ہوگا کہ عمر بھر نہیں بھولے گا، دادی نے اپنے انداز میں مجھے سمجھایا۔ اس دن میں نے بھی عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے لیے ہاسٹل کی لڑکیاں جس پرے ایریا میں نماز ادا کرتی تھی، میں نے بھی وہی نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی، بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجال ہے ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا ہو۔ لائٹ آف کرو۔ اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور لائٹ آف کر دی اور سائڈ لیمپ جلا لیا۔ ہاسٹل کے رولز کے مطابق رات 11 بجے لائٹ آف کر دیتے ہیں، جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ لیمپ جلا لیتے ہیں۔ یہ ایک اور مصیبت ہے، میں نے چل کر سوچا، خود تو کم وقت کبھی پڑھتی نظر نہیں آتی، اب لیمپ کی مدھم روشنی میں پڑھوں، مگر کیسے؟ ایک لفظ یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے دادی کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لی ہوئی تسبیح نکال لی، سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت کرسی پڑھنے لگی۔ آیت کرسی تو روز دن میں بھی میں بار بار پڑھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں رات کو اس پہر لیمپ کی روشنی میں آیت کرسی پڑھنے میں ایک عجیب سرور آنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد لگا کہ میری زبان نہیں، میرا دل بھی رواں رواں ورد کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، میرے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے۔ میں مکمل غور سے آیت کرسی پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اتنی کہ پتہ گرے تو آواز آئے کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔
वो इस खामोश कमरे में लैम्प की मध्यम रोशनी में मेरी रूममेट लैला अपने बेड पर दो जानों बैठी थी, जैसे नमाज पढ़ने के दरमियान बैठते हैं। इसके हाथ पीछे की जानिब मुड़े हुए थे और वो जैसे करा रही थी। करा क्या रही थी? जैसे गैर इंसानी आवाज़ें लगा रही थी। मेरा दिल बंद होने लगा। लैला, क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? मैं पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। हरगिज़ नहीं मैडम, मैं अब लैला के साथ नहीं रहूँगी। मेरी शदीद इल्तिजा के जवाब में मैडम ने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं शो किया। देखो सानिया, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ये ड्रामा रचा लिया। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ड्रामा नहीं मैडम, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मैं एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैडम नफीसा चंद लम्हे मुझे देखती रहीं। ठीक है, मैं जल्दी कोशिश करूँगी। इस रात जो कुछ हुआ वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। लैला इस वक्त मैडम नफीसा के ऑफिस में दाखिल हुई। लैला को देखकर चंद लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई, मगर इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल हमेशा वाली लैला लग रही थी। असल में मैं बीमार हूँ। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैंने इतने अरसे में पहली मर्तबा अपने बारे में ज़ुबान खोली है। असल में हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है, इतना कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ महज मामूली शक पर कत्ल कर देना आम बात है। हमारे यहाँ औरतों को इतना घोट कर दबा कर रखा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ एक दिन भी वहाँ ना रह सकें। मैं अपने पापा की वाहिद बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इस हॉस्टल में आ सकी हूँ, वरना तो हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने तो स्कूल तक की शक्ल नहीं देखी है। लैला की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं और मैडम नफीसा जैसे मुंह खोले इसकी रोदात सुन रहे थे। मैं गांव में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैंने अपने घर में औरतों पर वो मसालिम होते देखे हैं कि मैं मिर्गी की मरीज़ बन गई हूँ। कोई शोर, कोई हादसा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझ पर दौड़ा पड़ जाता है, मेरे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ओह, मैंने ठंडी सांस भरी। तो ये बात थी जिसको मैं कहीं और जोड़ रही थी। अगर तुमको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है तो आई एम सॉरी। लैला ने मेरे सामने हाथ जोड़े। मैंने मैडम नफीसा को अलग रूम के लिए मना कर दिया और लैला के साथ ही रहने लगी। मगर इस रोज़ वाले वाक़े के बाद इतना ज़रूर हुआ कि लैला मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी। कभी वो मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों के बेरहमी के वाक़यात सुनाती तो इसके चेहरे पर नफ़रत छलकने लगती। मेरे ख़ानदान के मर्दों के लिए कत्ल करना, खून बहाना मामूली बात है। यह सब सुनकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल जाती। मैं वैसे ही बहुत डरपोक वाक़या हुई हूँ। बस जल्दी से ये वक्त गुजरे, मैं इम्तिहान पास करूँ, अपने घर जाऊँ। बहुत दिन हो गए हैं, मगर इम्तिहान पास हों तो कैसे? पढ़ाई थी कि मुश्किल तर होती जा रही थी। दूसरे दिन भी मेरा एक अहम टेस्ट था। मैं किताबें लेकर बैठ गई। लाइट ऑफ कर दो, लैला की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। उफ़, मैंने कोफ्त महसूस की। ये क्या, मेरा टेबल लैम्प नहीं जला? शायद इसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है। लैला प्लीज़ तुम आंखों पर तकिया रख लो, मैंने इल्तिजा की। मेरा लैंप ऑन नहीं हो रहा। तुम्हें पता है मैं जल्दी लाइट में नहीं सो सकती, लैला ने कुर्रा कर कहा। मैंने किताब से नज़र हटाए बगैर सोचा, गो टू हेल, कोशिश करो लैला प्लीज़। ओह, इसके हद से जैसे किसी जानवर की आवाज़ बरामद हुई। और ये क्या, मेरा दिल खल्क में आ गया। लैला अपने बेड पर बैठी मुझे खूनी निगाहों से घूर रही थी। इसकी आंखें इसकी नहीं थीं, इनमें कोई और था। चंद लम्हे मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने के बाद इसने हाथ बढ़ाया। इसके हाथ बढ़ते बढ़ते वहीं बैठे बैठे इसका हाथ लंबा होता गया, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड तक पहुँच गया और इसने लाइट ऑफ कर दी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद कहानियाँ पहुँचती रहें। शुक्रिया।